बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फेस टू फेस। मैं हूं शहजाद हुसैन भट्ट। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में कुछ 3 स्टोरीज नहीं लेके आ रहा, सिर्फ एक ही बात करनी है मैंने। पाक भारत जंग होगी या नहीं होगी तो क्या असरात होंगे फिर, और किसका कितना नुकसान होगा, तादाद किसके पास ज़्यादा है, क्वालिटी किसके पास ज़्यादा है। पाकिस्तान की जो फोर्सेस की तरबियत है तो भारत की तरबियत से बहुत अबव है। इस सिलसिले में मेरे साथ जो पहले मेहमान होंगे वो होंगे इंतहाई काबिल हैं, साबिक वज़ीर ख़ारजा हैं खुर्शीद महमूद कसूरी साहब होंगे, जबकि इसके बाद ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद साहब दफ़ाई तजियाकार, उनसे जानूंगा मैं कि फ़ौज के हवाले से क्या है। इसी तरह प्रोग्राम के इख्तिताम पर मारूफ एस्ट्रोलॉजिस्ट अजमल रहीम साहब भी मेरे साथ होंगे। प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज़ करते हैं। निगरान हुकूमतों के वज़ीर ख़ारजा को निकाल कर अगर अभी तक नाज़रीन आप देखें तो पाकिस्तान के कुल 38 वज़ीर ख़ारजा अब तक हैं। इसहाक डार से पहले मेरे साथ इस वक्त जो साबिक वज़ीर ख़ारजा और जो एक कद काठ रखने वाले वज़ीर ख़ारजा, उनका नाम है खुर्शीद महमूद कसूरी साहब। कसूरी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कसूरी साहब, अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने कहा है कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है और हम उम्मीद करते हैं कि भारत पहलगाम मामले पर ऐसे रद्देमल से ग्रेज करेगा जिससे खित्ते में कोई तनाज़ा पैदा होने का इम्कान है। तो मैंने जब ये स्टेटमेंट अमरीकी नायब सदर की देखी है तो मेरा वजदान तो ये कह रहा है कि अब भारत जो है वो अपने बयानिए और सफारतकारी के महाज पर हार गया है। क्या अमरीकी नायब सदर का बयान जो है वो भारत के लिए एक तंबीह नहीं है? कसूरी साहब, किस नज़र से देखते हैं आप इस बयान को? देखिए, मैं कुछ लोग इनके बयान को और अल्फाज भी सुना रहे थे, लेकिन मैं काफ़ी मुझे इसका तजुर्बा है। इसका लबे लबाब ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऐसा बयान दे दिया कि भारत में कोहराम मच गया था, और इतना कोहराम मचा था क्योंकि मैं इंडियन डिफेंस एनालिस्ट को, उनके डिप्लोमेटिक एनालिस्ट को, मीडिया जो आजकल उसको भी मुझे फॉलो करना पड़ रहा है, जो अंग्रेज़ी के 5 चैनल्स हैं जिनको मैं पहले रैशनल समझता था कि उनसे मेरी डीलिंग भी रही है एज फॉरेन मिनिस्टर, और में बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट भी थे जो सारे के सारे निकाले गए, उन सबको निकाल दिया है। सेठों ने ख़रीद लिए हैं जो मोदी साहब के सपोर्टर्स हैं। पागलपन का वो दौरा पड़ गया, और वो लोग जो हैं वो जर्नलिस्ट नहीं हैं, वो हैं RSS के प्रचारक। पाकिस्तान के किसी TV चैनल में मैंने किसी को नहीं सुना कि वो कह कर भारत को तबाह कर दो, एटम बम मार दो, गर्क कर दो, प्यास से मार दो, भूख से मार दो। वहाँ के जो चैनल सुने तो वो तो जर्नलिस्ट लग ही नहीं रहे हैं, उनके तो वॉर रूम लग रहे हैं। तो आपने जो JD वैंस की बात की है, कोहराम मच गया था। मैं मॉनिटर कर रहा हूँ इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स ताकि मैं देखूँ वहाँ क्या रद्द-ए-अमल हो रहा है। तो वो उन्होंने उसके बाद इतना कोहराम मचा कि डिफेंस मिनिस्टर ने अपने पीक हेडसेट हैं इंडिया अमेरिका के, उनके सामने रोए, अपना वावेला किया कि ट्रंप ने तुम्हें गर्क कर दिया। तो उन्होंने एक बयान दे दिया जिसको इंडिया ने इंटरप्रेट किया, जिसको हम डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में रीड आउट करते हैं, आधा हिस्सा पढ़ देते हैं। उसमें कहा जी, उन्होंने कहा है हम भारत के साथ खड़े हैं। फिर रूबियो साहब जो जिनका काम है वो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उनको ब्रीफ करता है स्टेट डिपार्टमेंट। उन्होंने कहा कि दोनों को रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना चाहिए और कोऑपरेट करना चाहिए एक दूसरे के साथ। ये जो पहलगाम में जो हुआ है, मैं तो आई एम वेरी प्राउड कि हमारे फॉरेन ऑफिस को, जिसमें मैंने 5 साल प्रिजाइड किया है, उन्होंने 1 मिनट नहीं लगाया था। उन्होंने फ़ौरन उसको कंडेम किया था। उन्होंने कहा था सिविलियंस को मारना बिल्कुल हम मुखालिफ हैं, लेकिन इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने कोई अल्फाज उनकी तरफ से आए थे जब बलूचिस्तान में ट्रेन रोक के लोगों के आइडेंटिटी कार्ड दे के उनको गोलियां मारी गई थी। 1 मिनट को नहीं वो बोले थे, लेकिन हमने मैच्योरिटी का इजहार किया। फिर उसके बाद जब वो आए, अब JD वैंस साहब का बयान आया। इनके भी बयान को अगर आप टोटलिटी में देखेंगे, एक हिस्सा हिंदुस्तान पड़ेगा, एक हम कहेंगे, लेकिन जो टोटलिटी बयान है उसका ये है कि दोनों जो हैं वो इज्तनाब करें
ये पाकिस्तान के लिए कोई ऐसी बात नहीं, हम तो शुरू से इज्तनाब कर रहे हैं, हमारे यहाँ को पागलपन का दौरा नहीं पड़ा, ना किसी गवर्नमेंट के वजीर को, ना किसी चैनल में मैंने तो नहीं देखा को ऐसा हो जाए बंदा कि हमने ख़त्म कर देना हिंदुस्तान को, हमारे पास ये चीज़ है वो चीज़ है। हम तो ये शुरू से कह रहे हैं कि इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन करा लें। तो जेडी वैंस का भी बयान जो है, लेकिन जिस चीज़ से उनको एक्चुअली मैं समझता हूँ जो उनकी जुनूनी कैफियत कम हुई थी, वो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर का बयान था। उन्होंने जब ये कहा कि पाकिस्तान की सॉवरेंटी और सिक्योरिटी में हमारा इंटरेस्ट है, तो इंडिया के सारे जितने भी चैनल, जितने भी पागल हों, उनको समझ आ गई कि चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा है। उस दिन से उन्होंने चीन को क्रिटिसाइज करना शुरू किया और तुर्की को। उनका ये दोनों मुल्क पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। अब पॉइंट ये है, ये तो हमारे साथ खड़े हैं, लेकिन जहां तक इस मामले का ताल्लुक है पहलगाम का, ये मैं आपको बता देता हूं कि किसी दुनिया के मुल्क ने भारत का बयान नहीं की एक्सेप्ट किया कि 5 मिनट में उन्होंने पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाया है। और पाकिस्तान ने ऑन दी अदर हैंड DGISPR ने कमाल कर दिया, बंदों की तस्वीरें दिखा दी, उनकी आवाज़ें सुना दी, एग्जैक्ट टाइम बता दिया, शहर बता दिया। इसलिए मैं वो कह रहा हूँ कि बौखला गए हैं, इसलिए चैनल पे चैनल वो बंद किए जा रहे हैं, लोगों के अकाउंट्स बंद कर रहे हैं, एक्स के अकाउंट या जो भी होते हैं। वो नहीं चाहते कि कोई और आवाज़ आए, क्योंकि वो जो आवाज़ें आएंगी वो बताएंगी इंडिया का डिप्लोमेटिक जो एफर्ट है फेल कर गया है। इंडिया की डिफेंस जो उनको ने ये घमंड था कि एक बड़ी फौज है पाकिस्तान को डरा लेगी, बिल्कुल फेल कर गई है। बल्कि ऑन दी अदर हैंड इंडिया के डिफेंस एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को तो फ़ायदा है छोटी जंग का, गलती से भी मत जाना, क्योंकि अगर तुम 2 मारोगे 4 मार देंगे तो तुम किधर जाओगे। तो अब एक ही वे आउट है इस कहानी से अमन को बचाने का। काबिल एहतराम खुर्शीद कसूरी साहब, मैं कतकलामी की माजरत चाहूँगा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, मैंने जो थोड़ी सी स्टडी की है कि अगर किसी मुल्क में या खित्ते में जंग का इम्कान हो तो अमरीकी हुकूमत जो है वो फौरी तौर पर अपने शहरियों को मुल्क छोड़ने की बात कह देते हैं। अभी तक जो मैंने स्टडी किया है, ये पहलगाम वाक़े के बाद ट्रैवल एडवाइजरी या इलाका छोड़ने की हिदायत अमेरिका ने कोई नहीं की। इस सारी सूरत हाल में फिर आप जंग को किस तरह देख रहे हैं, क्योंकि अमेरिका बज़ाहिर तो अभी तक एडवाइजरी जारी नहीं की। आपकी क्या राय है किबला? नहीं जी, इसमें से एक और बड़ा इंटरेस्टिंग नुक्ता निकल आया है। एक एडवाइजरी की है जिस हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क हो गया। वो कह रहे थे कश्मीर नॉर्मल है, उन्होंने कहा कश्मीर मत जाओ। और बहुत से मुल्क कह रहे हैं हाँ उनको ये पता है जंग नहीं होगी, जैसे मेरा तज्जिया है, तो इसलिए कोई उन्होंने नहीं कही कि इंडिया ना जाओ, पाकिस्तान ना जाओ। तो उन्होंने ना यूरोपियन यूनियन ने कहा है हिंदुस्तान ना जाओ, पाकिस्तान ना जाओ। जो लिमिटेड एडवाइजरी है वो कहा है मकबूजा कश्मीर मत जाओ। जो उनका बयानिया था कि नॉर्मल हो गया, इन्वेस्ट करो, ये पैराडाइज है इन्वेस्टर की, वो उसका बेड़ा गर्क कर लिया है उनके अपने बयानिया ने, जो हिंदुस्तान अभी तक दिया जा रहा है। और जो ट्रैवल एडवाइजरीज आ रही हैं जम्मू कश्मीर के बारे में, वो भी उनको खुद ही नुकसान पहुंचा। बल्कि कसूरी साहब आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि भारत कशीदगी में अब अगर हम गौर करें तो चीन, टर्की और आज़रबाईजान समेत कई ममालिक पाकिस्तान के साथ, तो वाज़ेह आपने चीन की बात भी की है और टर्की भी बात की है। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि इसराइल भारत के साथ इस वक्त खड़ा है, तो अगर कोई मिस एडवेंचर भारत अगर करता है तो क्या इसराइल खुलकर सामने आएगा, या आप समझते हैं ये पसे पर्दा रहकर इसी तरह गिदड़ बबकियां होगी? क्या कहेंगे? मैं अपने तजुर्बे पे बता देता हूँ, मुझे इसका तजुर्बा है। अभी मैं फॉरेन मिनिस्टर नहीं था, मैं पार्लियामेंट का मेंबर था, लेकिन मुझे चूज़ किया गया था। प्राइम मिनिस्टर साहब उस नवाज शरीफ साहब थे। मियाँ नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में फ़ैसला किया गया जब हिंदुस्तान ने न्यूक्लियर डेटोनेशन की थी बॉम्ब्स की, कि मैं 1 मेंबर डेलीगेशन था। रूस गया, जर्मनी गया, इटली गया, बरतानिया गया, यूरोपियन यूनियन गया,
और शायद डेनमार्क भी गया था। तो मेरा काम ये था कि बताऊं कि इंडिया क्या कर रहा है, किस तरह वो न्यूक्लियर प्रोग्राम को उसने मिसयूज़ किया है, जो उसको सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए मदद मिली थी कनाडा की तरफ से। तो मुझे डायरेक्ट उस वक्त मैं का इस प्रोसेस में था कि मैं जब पेरिस पहुंचा तो मुझे इस्लामाबाद से मैसेज आई कि आपको मिलने आज फॉरेन मिनिस्टर की का सेक्रेटरी जनरल आ रहा है, जो हाईएस्ट ऑफिसर था फ्रेंच फॉरेन ऑफिस का। तो आप उसको मैसेज दें कि इजराइल और हिंदुस्तान प्लान कर रहे हैं कहूटा पे बॉम्बिंग की। तो आप उसको बता दें कि हमारे जहाज ज़मीन पे नहीं, हवाई जहाज में रहेंगे कई दिन, एक नीचे आएगा दूसरा ऊपर चला जाएगा, यही चलता रहेगा। जिस वक्त खुदा न खास्ता कहूटा पे हमला हुआ, हम बॉम्बे के करीब जगह है ट्रॉम्बे पे हमला कर देंगे जहाँ इंडिया का न्यूक्लियर रिएक्टर है। मैंने तो उसको कह दिया भाई अब टाइम कम है, तो उसकी हालत जो थी वो बाद में मैं बताऊंगा अगर टाइम हुआ। उसने P5 में फौरन बात की थी। ये नई बात नहीं है। अगर एक मुल्क से इस्लामी दुनिया में इजराइल खाइफ है, वो है पाकिस्तान। उसकी वजह क्या है? मेरी भी जो मीटिंग हुई थी तुर्की में इजराइल के नायब वजीर आज़म से, वहाँ उन्होंने मुझसे यही सवाल पूछा कि आप फ़लस्तीनियों से ज़्यादा फ़लस्तीनी क्यों हैं? क्योंकि खाइफ है कि फ़लस्तीन की पहली जंग में, दूसरी में पाकिस्तान के जो जहाज़ थे, 1973 की बात कर रहा हूँ, उन्होंने शाम के अंदर एरियल कॉम्बैट में इजराइल के जहाज गिराए थे। तो मुझे उन्होंने कहा आप इजराइल से पैलेस्टीनियन से ज़्यादा पैलेस्टीनियन क्यों हैं? मैंने कहा क्योंकि हम फ़लस्तीनियों की जो पोजीशन है, एक हमारे फाउंडर कायद-ए-आज़म मोहम्मद जिन्ना ने यह कहा था, नंबर 2 कश्मीर और फ़लस्तीन हमारे इलाके में दोनों मकबूजा इलाके हैं जिन पर जुल्म किया जा रहा है। इसलिए मुझे हैरानी तो नहीं है इस पस मंज़र में जो मैंने आपको अभी सुनाया है, लेकिन मेरा अंदाज़ा है क्योंकि वो हमसे घबराता है, क्यों हमसे डिप्लोमेटिक रिलेशंस कायम करना चाहता है। उनको एक सिंपल सी वजह है। मैं क्यों गया था, अगर टाइम होगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं आपको ये बता दूं वो हमसे क्यों डिप्लोमेटिक रिलेशंस कायम करना चाहते हैं, क्योंकि आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। जी जी, वो इसलिए वो चाहते हैं कि हमारी रेंज जो हमने डिक्लेयर की है अपने मिसाइल्स की, वो है अंडमान आइलैंड्स। क्योंकि हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम स्पेसिफिक है टू इंडिया। इंडिया का प्रोपेगेंडा है कि हमारा प्रोग्राम इस्लामिक बॉम्ब है, यानी कि उसको जानबूझ के वेस्टर्न वर्ल्ड में हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करके कहते हैं ये इस्लामिक बॉम्ब है। हम कहते हैं ये बॉम्ब पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए इंडिया स्पेसिफिक है। इजराइल को मैं पता है कि हमारी मिसाइल्स अंडमान आइलैंड तक पहुंच सकती हैं। इजराइल की बदनसीबी है कि अंडमान आइलैंड ज़्यादा दूर है इजराइल से, तो अगर एक मुल्क उनको ख़तरा पहुंच अगर है वो है पाकिस्तान। इससे मेरा यह नहीं ख्याल कि पाकिस्तान से अननेसेसरीली वो पंगा लेंगे, क्योंकि उनकी ख्वाहिश ये है कि किसी तरीके से पाकिस्तान से हालात नॉर्मलाइज हों। दुरुस्त कह रहे हैं कसूरी साहब, आपके हालात नॉर्मलाइज हों, लेकिन मेरा आपसे शार्प सवाल, आखिरी सवाल है, काइंडली मुझे ये बता दें कि आपका एक अपना मकाम है, क्योंकि पाकिस्तान के जो कुल 38 वजीर खारजा आ रहे हैं उनमें से आपने एक कद काट अपना मकाम है। इसलिए मैं आपसे आखिरी ये सवाल पूछना चाहता हूं कि इस मौके पर जो हमारे वजीर खारजा है, आप उनको किस नज़र से देख रहे हैं, और इस मौके पर अगर आप वजीर खारजा होते तो क्या कोई ख़ास हिकमत अमली अपनाते, वो भी उससे भी मुझे आगाह कीजिएगा। कसूरी साहब, मैं सिंपल जवाब दूंगा। मैं पाकिस्तान जब ये हालत हो जो आज है, मैं कौम के साथ खड़ा हूं, किसी पार्टी के साथ नहीं। फॉरेन ऑफिस, फॉरेन मिनिस्टर जो भी कहें, और उनको मैं उसके साथ हूं, और मैं प्राउड हूं फॉरेन ऑफिस पे जिसने वेरी सेंसिबली बिहेव किया है, और आज इंडिया आइसोलेटेड है, पाकिस्तान नहीं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, इंतहाई काबिल
कसूरी साहब मेरे साथ थे और वो फरमा रहे थे कि मैं इस वक्त पाक फौज और अपनी कौम के साथ खड़ा हूँ। नाज़रीन, एक शॉर्ट ब्रेक पर जा रहा हूँ, लेकिन एक जाते जाते बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि ये जंग की बातें हो रही हैं, पाक भारत लड़ाई आज शुरू हो जाएगी या संडे को शुरू हो जाएगी, लेकिन अगर आप गौर करें तो भारत में 1 अरब 40 करोड़ से ज़ायद लोग बसते हैं और 1 अरब 40 करोड़, 1 अरब जो उनमें से हैं 40 करोड़ को इधर कर दे, 1 अरब जो अफराद हैं वो गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, गैर ज़रूरी अशिया खिदमात पर खर्च करने के पास पैसा उनके पास नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ भारत का मोदी जो है उसका जंगी जनून देखे, क्या शख्सियत है वो कि वो फ्रांस से 63,000 करोड़ के मजीद 26 राफेल तैयारे खरीदने के चक्कर में है। एक शॉर्ट ब्रेक पर जा रहा हूं, नाज़रीन मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। मेरे साथ इस वक्त इंतहाई काबिल एहतराम मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद साहब। ब्रिगेडियर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ब्रिगेडियर साहब, रा के साबिक सरबरा अमरजीत सिंह दौलत ने पहलगाम हमले में नाक़िस सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस का जो वाज़ेह एतराफ़ किया है और मोदी साहब और भारतीय मसल्ह फ़ौज के जो रद्द-ए-अमल आया है, मैं आपसे हजूर ये जानना चाहता हूँ कि आप इस फैसले को किस नज़र से देखते हैं? क्या ये मोदी की चोरी और सीना जोरी नहीं कि खुद ही वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और खुद ही बातें कर रहा है? क्या कहेंगे ब्रिगेडियर साहब? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, ये न सिर्फ ये दौलत जो इनके फॉर्मर चीफ है रा के, उन्होंने बात की और बाकी बहुत सारे जनरल ऑफिसर्स हैं उनके फॉर्मर, वो बात कर रहे हैं, थिंक टैंक्स बात कर रहे हैं, मीडिया के जर्नलिस्ट बात कर रहे हैं और वो इस बात से इत्तेफाक करते हैं इट वॉज अ टोटल जो है इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी फेलियर। वो इसलिए भी बात करते हैं कि देखेंगे पहलगाम इस कोई ऐसी जगह नहीं थी कि ये पहली दफ़ा यहाँ पे पहले भी वाक़यात ऐसे हुए हैं। सो देयरफॉर यहाँ पे हाई सिक्योरिटी जोन समझा जाता था और हमने देखा है कि यहाँ पे जब अमल पारान नामी एक तंजीम थी 1995 में, वो 90 में यहाँ से उन्होंने कुछ फॉरनर्स को किडनैप किया और सब्सिक्वेंटली देवर की, बाद में पता चला वो राह ने बनवाई थी। तो इस तरह के वाक़यात हुए। फिर अमरनाथ यात्रा भी यहाँ से स्टार्ट होती है, तो इसलिए भी यहाँ पे सिक्योरिटी की बड़ी हाई प्रेजेंस होती है। और फिर देखें कि उस वाक़े के दौरान 5 किलोमीटर पे राष्ट्रीय राइफल्स का कैंप था, 7 किलोमीटर पे CRPF का कैंप था। और इस इलाके में कोई सिक्योरिटी नहीं थी, कोई पुलिस नहीं था। अब तो ये एस्टेब्लिश हुआ कि इट वाज फेल्ड फास्ट ट्रैक ऑपरेशन। जब से वो डॉक्यूमेंट्स लीक हुए हैं उससे पता चला कि ये तो खुद उन्होंने करवाया था और उसमें सारा आइडिया उसने दिया है कि किस तरीके से करना था। उन्होंने कहा था अगर पहलगाम में अगर कुछ नहीं होता है तो हम इसको शिफ्ट करके शोपियां लेके जाएंगे और इस तरीके से फिर उन्होंने एक पूरा आइडिया इस बार स्ट्रेटजी विच वाज कंसीव्ड, जिसमें उन्होंने कोशिश की थी कि पाकिस्तान का फोकस इधर आ जाएगा ईस्ट पे, तो बलोचिस्तान से ट्रूप्स भी पुल होंगे तो वहाँ पे BLA के लिए, ब्रास के लिए और ज़रा फ्री हैंड मिल जाएगा। लेकिन अपने हित को जो उन्होंने दूसरों के जो वेल खोदा तो उसी में खुद गिर गए। काबिल एहतराम साहब, आज अभी मैं आलमी वेबसाइट ग्लोबल फायर वर्क के मुतालिक मैं देख रहा था। मैंने जब उसको स्टडी किया तो 2025 में दुनिया की जो ताकतवर अस्करी कुव्वतें हैं उनमें अमेरिका, रशिया, चाइना के बाद इंडिया का 4था नंबर मैंने वहाँ पढ़ा, जबकि पाकिस्तान का नंबर जो है वो 12वां नंबर आया है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि स्वीडिश जो थिंक टैंक रिपोर्ट है वो भी मोतबर थिंक टैंक है और बड़ी मानी जाती है। उसके मुताबिक तो एटमी हथियारों के लिहाज से पाकिस्तान और भारत दोनों बराबरी पर खेल रहे हैं, लेकिन आप मुझे बताएं कि असले की क्वालिटी जो है वो फोर्सेस की तरबियत जो है वो पाकिस्तान की बेहतर है, मगर आप क्वांटिटी पर जाएंगे तो भारत की क्वांटिटी बेहतर है। अब क्वांटिटी और क्वालिटी के फैक्टर को आप कैसे एलैबोरेट करेंगे? प्लीज गाइड करें। देखेंगे, हम जब ग्राउंड फोर्सेस की बात करते हैं, पाकिस्तान आर्मी की बात करते हैं, तो देखें एक तो हमारे जो ट्रुप्स हैं, सोल्जर्स हैं, दे आर बैटल हार्डन और इनका बड़ा एक्सपीरियंस है। एक जवान के अपीयरेंस से यू कैन मेक आउट कि कैसा सोल्जर होगा। तो हम तो विजुअली वी कैन सी और हम वी कैन अप्रिशिएट कि कैसा बंदा होगा।
तो हमारे ट्रूप्स बड़े ज़बरदस्त किस्म के, दे आर बोर्ड प्रोफेशनल हैं, सारा कुछ लीडरशिप पर डिपेंड करता है, जिन्होंने बेसिकली लीड करना है राइट फ्रॉम ए प्लेटून कमांडर से लेके कोर कमांडर तक, इन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक इस लेवल पर लोग कमांड करते हैं। और फिर देखें कि हमारे पास जो मेन बैटल टैंक है, हमारे पास बहुत सारे, हमारे पास ज़रार भी है, अल खालिद भी है, लेकिन मेन बैटल टैंक MVT-4 है, ज़बरदस्त टैंक है विद ऑल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ है। सिमिलरली अटरली हमारे पास लॉन्ग रेंज अटरली है, 53 किलोमीटर तक हमारे अटरली रॉकेट्स के साथ फायर कर सकती है, 23 किलोमीटर पे आप जो शेल है इसके साथ फायर कर सकती है, तो हमारे उसमें भी अच्छी कैपेबिलिटी है। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम भी जदीद बुनियादों पर मुनहसर है। और इसके अलावा जो बाकी फौज में जो आर्मी की चीज़ें हैं वो अप टू डेट है। हमारी स्पेशल सर्विसेज ग्रुप है, हमारी एविएशन है, वी है वो कम्बट एविएशन ग्रुप है, सारा कुछ है। और सिमिलरली एयरफोर्स देखें, वी आर फार सुपीरियर जब हम एयरफोर्स की बात करते हैं, ये खुद अब इंडिया वाले मानते हैं, क्योंकि देखिए हमारे पास जो अभी जो J-10C जो चाइना से मिला है, इट इज़ बेसिकली आया है इसको राफेल को काउंटर करने के लिए। फिर J-17 थंडर है, ब्लॉक 3 तैयारे हमारे पास हैं और वो भी सुपीरियर जहाज़ है। उसके अलावा बहुत सारे हमारे जहाज़ और भी हैं, महराज भी है, F-16 भी है। और तो उसमें ये है कि अब रिसेंटली जो उसमें एक चीज़ ऐड हुई है, दैट इज़ दी सप्लाई ऑफ PL-15 जो मिसाइल सिस्टम चाइना ने पाकिस्तान को दिए हैं, उससे हमारी कैपेबिलिटी में मज़ीद तेज़ी आई और उसमें बेहतरी आई है। तो शूट टू किल वाली बात है, तो उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंस इसमें आई है। तो इंडिया में इसमें बड़ी थलथली मची हुई है। PL-15 वेपन्स पाकिस्तान के पास आए हैं। इंडिया के पास राफेल है, राफेल तैयार है, देखे 36 इनको मिले हैं। अब वहाँ पे ये क्रीबिंग हो रही है कि 36 तैयारों में तो ट्रेनिंग भी पायलट्स ने पूरी नहीं की है। अब 2 दिन पहले आए थे वहाँ पे कश्मीर में, देखिए जहाज से जब हमारे जहाज उस विसिनिटी में गए हैं तो वो दुम दबा के भाग गए हैं, क्योंकि लेकिन पाकिस्तान ने उनका कम्युनिकेशन जैम कर दिया था। सो दैट इज़ द कैपेबिलिटी जो पाकिस्तान के पास है। और राफेल लेके भी अगर अभिनंदन साहब अंदर बैठे हुए हैं तो उस राफेल का क्या फ़ायदा है। और इंडियन एयर चीफ इज ऑन रिकॉर्ड, ही सेड कि जी हमें अभी तक तेजाज डिलीवर नहीं हुए जो इंडिजिनियसली बन रहे थे, तो उसमें वो भी अभी भी पीछे हैं। और बाकी उनके जहाज़ तो बहुत पुराने हैं, जगवार भी है, SU वाले जहाज़ भी हैं, मिक्स भी हैं। सो वो कोई कंपैरिजन नहीं है। जब हम बाकी बात करते हैं मिसाइल्स की, तो मिसाइल्स में देखें कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है मिसाइल्स की, उसमें शॉर्ट रेंज मिसाइल जो हमारा है नसर है वो, और से लेके शाहीन 3 तक मिसाइल है। और जो मिसाइल जो है कि इसमें टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स भी लेके जा सकते हैं, कन्वेंशनल वेपन्स भी ये लेके जा सकते हैं। और फिर देखें कि इसमें शॉर्ट रेंज नसर जो है। कथा कलामी की माजरत चाहता हूँ ब्रिगेडियर साहब, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि अगर भारत शरारत से बाज नहीं आता और हमला करता है तो फिर क्या आपका एक वसी तजर्बा है, अहम पोस्टों पर आप तैनात रहे, इस मौके पर अगर वो शरारत करता है तो क्या फिर आप एटॉमिक मिसाइल जो है वहां से स्टार्ट लेंगे? जंग का आगाज पाकिस्तान कैसे कर सकता है? मेरे नाज़रीन को बताना पसंद करेंगे। देखें जी, जंग का अगर देखते हैं ना कि हमने तो इनिशिएट नहीं करना है, जो इंडिया इनिशिएट करता है उसके मुताबिक जवाब जाएगा। अगर वहाँ से कोई सर्जिकल स्ट्राइक होता है तो इसी के जवाब में हमारे तरफ से जवाब जाएगा, कन्वेंशनल जाएगा। और इस तरह कोई रेड होती है उसका भी जवाब जाएगा, कोई मिसाइल फायर होते हैं तो उसका भी जवाब जाएगा। रहा न्यूक्लियर वेपन्स का, देखें न्यूक्लियर वेपन्स के एक स्ट्रेटजी सेट है, एक पैरामीटर्स है जो हमारे थिंक टैंक्स समझते हैं कि 4 मौक़ों पे आप न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ कर सकते हैं। एक तो ये है कि जब आपके कहते हैं स्पेशल थ्रेशोल्ड, जब आपके इलाके में पेनिट्रेशन होती है या किसी इलाके में डीप अंदर कोई दुश्मन घुस आता है, जब आपके लिए मुश्किलात का एहसास होता है तो यू विल गो फॉर टू यूज न्यूक्लियर टैक्टिकल वेपन्स आप यूज़ करेंगे। सेकंड ये हो सकता है कि आपके मिलिट्री के लिए मसाइल बढ़ गए हैं, अभी वो सस्टेन नहीं कर सकती है, उस सूरत में यू विल यूज न्यूक्लियर वेपन्स। तीसरी चीज़ ये हो सकती है कि आप इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड है कि इंडिया कोशिश करता है कि आपका कराची पोर्ट को ब्लॉक करे, तो उस सूरत में यू विल यूज न्यूक्लियर वेपन्स। या वो आपका इंडस का पानी या किसी और दरिया का पानी वो रोकने की कोशिश करता है बाय वायलेटिंग इंडस वाटर ट्रीटी, वी विल यूज न्यूक्लियर वेपन्स। इसमें तो क्लियर शक उनको मैसेज है। और इसके अलावा है कि पॉलिटिकल थ्रेशोल्ड में जब वो आपकी गवर्नमेंट को चेंज करते हैं या ऐसे इंटरफेरेंस होती है
तो फॉर द सॉवरेनिटी ऑफ द कंट्री यू विल यूज टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स। सो ये 4 कंडीशंस है, 4 हालात है जो बनते हैं तो न्यूक्लियर वेपन्स होंगे। बट हम कन्वेंशनली वी आर वेरी स्ट्रांग। It is not the quantity but it is the quality and the man behind the gun which matters. ब्रिगेडियर साहब शार्प सवाल का जवाब दीजिएगा क्योंकि आखिरी 1-2 मिनट चल रहे हैं। अब मैं ये देख रहा था कि डीएस लेफ्टिनेंट जनरल राणा की अगर मैं बात करूं जो डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के डीजीपी थे, इस समेत भारतीय 3 से 4 बड़े जो अफसरान हैं वो भाग रहे हैं, उनको काला पानी बेच रहे हैं, ओएसडी कर रहे हैं। ये क्या ये बदमज़गी फैली हुई है भारतीय फौज में, ये प्लीज समझाएंगे मुझे। देखिए ये दिस इज हम कह सकते हैं कमांड एंड कंट्रोल का फेलियर हुआ है, और स्पेशली जो वो लोग हैं जिन्होंने कहा हम पाकिस्तान के अगेंस्ट एस्केलेशन में नहीं जा सकते हैं, और उन्होंने कहा हम इस स्टेट में नहीं है कि हम पाकिस्तान के साथ लड़ सकें। पहले उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल सुचिंदर कुमार को रिमूव किया, ही वाज कमांडेंट नदरन कमांड कश्मीर में, तो उसको उन्होंने वहां से फारिग कर दिया। ही वाज रिप्लेस्ड बाय परातिक शर्मा आए, उन्होंने कमांड किया। जब उन्होंने दरबार किया लोगों ने रिजल्टमेंट शो की। उसके बाद देखें कि अब जो रिसेंट एयरफोर्स का वाइस चीफ थे एयर मार्शल सुरजीत को रिप्लेस किया, जब उन्होंने भी आर्गूमेंट किया और ये राफेल वाला हादसा जो वाक़या हुआ तो उसके बाद ही इट रिप्लेस बाय जनरल एयर मार्शल तिवारी। और अब ये जो रिसेंट जो हुआ है राणा साहब वाला, ये है फॉर दैट लीक डॉक्यूमेंट जिसमें इसमें सारा प्लान था, जिसमें उन्होंने बनाया था कि फास्ट फ्लैग ऑपरेशन पहलगाम में करना है, क्योंकि इट वाज टॉप सीक्रेट। टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट जब होता है इसका मतलब है फॉर योर आइज ओनली, और ये कैसे पब्लिक हुआ। सो इनके लिए एक फेलियर है, और हमारे पास एक सबूत है कि इंडिया कैसे फास्ट फ्लैग ऑपरेशन करता है, कैसे दुनिया भर में टेररिज्म करता है। ब्रिगेडियर साहब मेरा आपसे लास्ट सवाल है कि जो मेरी तहकीक है फौज के बारे में जितना मैं जानता हूं वो तो अगर मैं गौर करूं तो पाकिस्तान का गौरी 1 गौरी 2 2000 किलोमीटर, जबकि शाहीन 2 और शाहीन 3 की रेंज 2500 से 2750 किलोमीटर तक है, जबकि अबाबील मिसाइल की रेंज 2200 किलोमीटर तक है। अब अगर ये मेरे पास मिसाइल है और इनकी रेंज भी ये है, तो अगर मैं गौर करूं तो मुंबई है, केरला है, गोवा है और जज़ायर इंडमान है जो समुंदर में उन्होंने अपने सारे मिसाइल छुपाए हुए हैं। मैं उनके इन अड्डों तक अपने मिसाइलों की रसाई रखता हूं, कैसे रोक सकते हैं ब्रिगेडियर साहब फिर इन मेरे मिसाइलों को जो मेरी रेंज में है? इसकी बट साहब हम कलकत्ते तक हिट कर सकते हैं। हम कलकत्ते तक हिट कर सकते हैं? जी हाँ, जी हाँ। माशाल्लाह ब्रिगेडियर साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब। मसूद भाई मेरे साथ मौजूद थे और वो फरमा रहे थे, मैंने उनसे पूछा नाज़रीन कि भारत के पास क्वांटिटी ज़्यादा है जबकि क्वालिटी मेरे पाकिस्तानी फौजियों के पास ज़्यादा है, तो उन्होंने बड़ा खूबसूरत फिक्रा कहा है। उन्होंने कहा कि क्वालिटी और क्वांटिटी के साथ कंपैरिजन नहीं होता, कंपैरिजन और जंगें जो जीती जाती है वो जज्बा ईमान से जीती जाती है और लीडरशिप से जीती जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मेरे मुल्क का जो सिपह सलार है उसका जज्बा जो ईमान है वो भारतीयों मोदियों से बहुत ज़्यादा ऊपर है और वो लड़ने वाला एक फाइटर है। अब याद रखना ये जो राफील लेके फिरते हो ना, ये राफील नहीं, जहाज नहीं है, ये राफेल, ये बना है राफील, राफेल हो चुकी है। एक शॉर्ट ब्रेक पे जा रहा हूं, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन हम अक्सर अपने हाथ दिखाते हैं, मुस्तकबिल का हाल तलाश करते हैं, मेरा बच्चा बीमार तो नहीं, लेकिन आज कुछ नहीं, आज सिर्फ और सिर्फ हम जानेंगे कि क्या पाक भारत जंग हो रही है, नहीं हो रही, सितारों की चाल कहाँ है, बुर्ज कौन सा चल रहा है। इसके लिए इंतहाई 2 काबिल एहतराम शख्सियात का मैंने चुनाव किया जिनका पाकिस्तान में एक बड़ा कद-काठ नाम है। पहली शख्सियत है मेरे साथ एम.ए. शहजाद खान साहब, पामिस्ट हैं, एस्ट्रोलॉजर है और माशाल्लाह साथ वकील भी हैं। इनके साथ साथ मारूफ शख्सियत एस्ट्रोलॉजिस्ट अजमल रहीम साहब भी मेरे साथ है। नाज़रीन दोनों साहबान से मैं ये जानता हूँ कि हम कहाँ खड़े हैं, क्या जानने वाले। सबसे पहले आगाज़ करते हैं अजमल रहीम साहब।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? ठीक है। ये बताइए किबला के माहिरीन इल्म नजूम जिनको कुछ मैं जानता हूँ, जो बुक्स मैंने भी थोड़ी सी, मुझे भी ज़रा शौक है, स्टडी की है, 2025 का जो फिगर आता है तो मैं ये देख रहा हूँ कि इस वक्त जो कंसेंसस है ज़्यादातर अफराद का, वो ये कहते हैं कि ये वो वक्त है जब पाकिस्तान की तरक्की शुरू हो रही है, मौशत, खारजा, तल्लुकात, अंदरूनी मामलात, हालात बेहतर हो रहे हैं। इधर तो जंग लग रही है किबला। ये सारे पामिस्टों का कंसेंसस है। आप मेरी रहनुमाई फरमाएं कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है और क्या जंग हो रही है, नहीं हो रही। थैंक यू वेरी मच। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। मैं आपके प्रोड्यूसर को एक पाकिस्तान का चार्ट दिया, अगर वो डिस्प्ले कर दे तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि पाकिस्तान बाय बर्थ लियो और उसके 4 सितारे अपने असेंडेंट में लेके पैदा हुआ है और उसको राहु की स्केयर है और जुपिटर भी केतु के साथ है। लेकिन इसका जो मजबूत सितारा है वो मून और मार्स है, जो 12वें घर में। कि बड़ी जंग होती नज़र नहीं आ रही। जंग हुई तो ठुक ठुक छोटी सी होगी जिसमें इंडिया का नुकसान होगा। अगर 30 की रात गुजर जाती है फिर जंग नहीं होती। और उसके बाद आपने देखा होगा कि यू टर्न मोदी का भी हो गया, सारे हो गए। पाकिस्तान में जंग नाम की कोई चीज़ नहीं होनी, कोई कुछ नहीं होना। काबिल एहतराम एम.ए. शहजाद खान साहब, अगर गौर करें तो मोदी और इसका भारत अपनी चालें चल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ सितारों की अपनी चाल है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ किसकी चाल कामयाब होती है आपको नज़र आ रही है, और पाकिस्तान भारत के हुक्मरानों के जो सितारे हैं वो इस वक्त क्या कहते हैं, जंग देख रहे हैं या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। देखिए 2024 तमाम डिजिट्स को काउंट करें तो बनता है 8, और 8 जो है वो लड़ाई का घर ही मैंने देखा है। बड़े बड़े आप अर्थक्वेक वगैरह भी देखें। और 2025 है, इन तमाम डिजिट्स को काउंट करें तो ये बनते हैं 9, और 9 जो है मैंने अक्सर ये कहा है कि ये मरीख का नंबर है। एरीज को देखें, स्कॉर्पियो का 9 नंबर है। जो मरीख सियारा जो है वो जंगजू सियारा कहलाता है। अच्छा, नंबर 1। नंबर 2, ये जो अगर हम इंडिया की ज़रा थोड़ी सी हिस्ट्री को देखें तो पुलवामा पी से है, उसके बाद पहलगाम में जो दहशतगर्दी पी। अब अगर हम देखते हैं वर्गों को तो उस पर केतु लगा हुआ है। 18 मई को केतु ट्रांजिट करेगा, ल्यू में जाएगा, जिसके बाद इंडिया के हालात ज़रा कमज़ोर दिखाई देते हैं। इसे नंबर 1। नंबर 2, 18 मई के बाद। अच्छा, नंबर 2 वो ये है कि अब अगर हम देखें कि मैंने 4-5 दिन पहले कहा था कि 29 और 30 की रात में इंडिया अटैक करने की कोशिश करेगा, और वो उसने 4 राफेल लेके आया, लेकिन वो वापस गए। वो राहु के थे 4 राफेल। वो था राफेल, अगर नेम से देखें तो वो लिब्रा में था, और लिब्रा का जो प्लेनेट है वीनस, उसने लड़ना ही नहीं था। अब जो बात मैं अपने दिमाग से जो सोच रहा हूँ बड़ा अहम, कि हफ्ता और इतवार यानी कि 3/5/2025 ये है हफ्ता 2025। इन तमाम डिजिट्स को काउंट करें तो बनते हैं 17, 1 और 7 होता है 8, लड़ाई का घर। इसे नंबर 1। नंबर 2, 4/5/2025 संडे, इन तमाम डिजिट्स को काउंट करें तो बनते हैं 18, 1 और 8 9, वो फिर वो मरीख का वो आ गया। कहने का मतलब ये है, अभी भी मैं समझता हूँ कि इंडिया पाकिस्तान को चाहे कंट्रीज कहें आप बैठ जाए, लेकिन मैं समझता हूँ मुनाफकत हो सकती है 3 मई और 4 मई को इंडिया कोशिश करेगा सर्जिकल स्ट्राइक की, किसी भी तरीके, चाहे वो खाली जगह पे क्यों ना है, ताकि अपनी अवाम को खुश करने के लिए। अदरवाइज दूसरी बड़ी बात, जंग नहीं होने जा रही, सर्जिकल स्ट्राइक से। और ये चाहे आप इसको समुद्र में देखें, फिजा में देखें, ये हो सकती है, लेकिन 18 मई के बाद नहीं। 15 मार्च से 11 जून जिसमें और तनाज़ात मुश्किलात इस खित्ते में आएंगी। 2 दफ़ा इंडिया, ये पेशन गोई कर रहा हूं, मैं प्रिडिक्शन दे रहा हूं, पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाएगा। एक तो ये आ गया, दूसरा इल्ज़ाम उसने जुलाई में लगाना है, इसी तरह कुछ और। फिलहाल जी आप बात कीजिए। दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। काबिल एहतराम, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, अगर नोस्ट्राडामस की बात करूँ, बाबा वांगा की बात करूँ, और जितने भी अफराद हैं, अगर उनको थोड़ा सा मुताला मैंने रात को भी किया है, वो तो ये कहते हैं 2025 के हवाले से पेशन गोइयाँ वो कर रहे हैं कि इसमें बड़े पैमाने पर तबाही है, दुनिया भर में बहुत सारे इंसान मौत के मुंह में चले जाएंगे। आप जंग को रोक रहे हैं। दुनिया भर के कुछ अफराद, मैंने जिनका नाम लिया, वो ये कह रहे हैं। आपको कंपैरिजन करना चाहेंगे, इधर को आर्गुमेंट स्ट्रांग है? वही वांगा साहब 2012 में क़यामत ला रहे थे, आई कोई जंग आई,
ये सारे वैसे जस्ट वो अपने मामलात को बढ़ाने के लिए ये बात करते हैं। मैं थोड़ा सा फिर एक्सप्लेन कर लूँ कि पाकिस्तान के हारोस्कोप में सिर्फ मार्स और मून मजबूत है और आगे जुपिटर वहाँ जा रहा है, एग्जॉल्ट होने जा रहा है। वो पाकिस्तान की स्ट्रेंथ को और बढ़ा देगा, ठीक है। और यही फ़ौज उससे दुगनी, आप मुझे बताएं कि एक हफ्ते में इंडियन फ़ौज कुडंट प्रिपेयर देमसेल्फ के वो सामने आ ही नहीं सकी, जबकि पाकिस्तान है तो जनरल भी बॉर्डर पे खड़ा है। तो ये उनकी हिम्मत कोई नहीं हुई है। एक लदा टुक टुक कर ले, उससे भी उनको नुकसान होगा। अगर एक टुक करेंगे ना टुक टुक, तो ये 10 टुक टुक करके उनको मारेंगे। कश्मीर ने वापस आना है, इंडिया के टोटे होने ही होने हैं और पाकिस्तान ने डोमिनेंट होना ही होना है। ये एक चीज़ मेरी याद रखिए, बादशाह बाबा वंगा, बाबा सिद्धा जो भी आ जाए, ये एक ग्राउंड रियलिटी है जिसको हम नहीं कर सकते। बाकी रह गया पानी का मसला, ठीक है। अब पाकिस्तान के पास 3 दरिया हैं। एक दरिया सिंध है जो वहाँ से निकलता है लद्दाख के ऊपर से, और 35 किलोमीटर वो पाकिस्तान के एरिया और इंडिया के एरिया से गुजरता है, और वहाँ कैचमेंट एरिया सिर्फ 8000 क्यूसेक है। बाकी 2 लाख क्यूसेक हमारा अपना एरिया से कैचमेंट एरिया पानी होता है। वहाँ पे डैम बनाने के लिए, क्योंकि लद्दाख पे अगर वो पानी रोकते हैं तो 8000 क्यूसेक वास्ते 20 साल के लिए डैम बनाए, और जो खरबों रुपए लगे वो दिमाग खराब, वो कभी नहीं बना सकते। तो दरिया सिंध आपका सिक्योर। इसके बाद आपका आ गया ये झेलम के पीछे उन्होंने 2 दरिया या 3 दरिया वो डैम बनाए। भाई मेरे पास आखिरी 2 मिनट है, मैं चाहता हूँ 1-1 मिनट डिवाइड कर लूँ। शहजाद भाई 1 मिनट आपको देना चाहता हूँ, और उसमें आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने अभी डेट दी है 18 मई की। सामिया खां कहती है कि 15 मई के बाद पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। ये 15-18 ये मई हमारा मजदूरों का दिन, 1 मई, ये मई बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्या? 14 मई को जुपिटर जो है वो ट्रांजिट हो रहा है, इज नंबर 1। नंबर 2, 14 मई को जो सन है वो आपको टॉरस में नजर आएगा। ये इस तरह की बात है। नंबर 2, एक मैं आपने कहा 1 मिनट में बात ख़त्म करूं तो मैं ज़रा कुछ बताना चाहता हूं। हमारे पास JF-17 है, 1 और 7 बनते हैं 8, और दूसरा है F-16 F-16, 1 और 6 बनते हैं 7। अच्छा, ये जो हमारा F-16 है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान ने दिखानी सजी मारनी खब्बी है, एक बात कह रहे। और जो 17 का जो मैंने दिया JF-17 है, 17 का मतलब 8 होता है, यानी कि वो तबाही लाएगा। अब दूसरी तरफ ये है कि अगर हमारा 25% नुकसान होता है तो इंडिया का 50% होगा मशत के हवाले से। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि जंग हो, वो भारत का नुकसान ज्यादा है। जी लास्ट मिनट मेरे काबिल एहतराम भाई आपसे सवाल, इस साथ साथ जो चल रही है पाक भारत जंग, प्राइम मिनिस्टर ऑफ शहबाज शरीफ इस मुल्क में वजीर आजम है, उनकी सेहत वगैरह ठीक है? फिलहाल तो ठीक है। अगले साल जो ये अगस्त का महीना है वहाँ पे थोड़े से डाउन होंगे, अदरवाइज देयर इज़ नो चेंज इन एनी रिजीम, एनी चेंजेस। पाकिस्तान अब चल रहा है, और ये आपको 15 जून के बाद पाकिस्तान के बारे में बहुत अच्छी खबरें मिलना शुरू हो जाएंगी। एंड पाकिस्तान के मुताल्लिक अच्छी खबरें मिलना हो जाएंगी। इंतहाई काबिल एहतराम दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमान मेरे साथ थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का अख्ताम कर रहा हूँ, और जाते जाते एक बात आपको ज़रूर कहता जाऊँगा। दुनिया की सबसे बड़ी भारत की जो नाम नहाद जमहूरियत है, आप ज़रा गौर करें कि पाकिस्तान की कुल आबादी से ज़्यादा तादाद में जो मुसलमान हैं वो भारत में बसते हैं, लेकिन अफसोस के साथ कि इंडियन कैबिनेट में एक मुसलमान वजीर शामिल नहीं। अगर आप 4 अफराद के नाम लेने लगाओ, हमारा अगर देखें तो फेडरल मिनिस्टर वफाकी वजीर केसुमाल के दास, दूसरा पंजाब मिनिस्टर रमेश सिंह अरोड़ा, सिंध मिनिस्टर मुकेश कमाला चावला, एक्साइज एंड टैक्सेशन सिंध वाला, और चौथा जो मिनिस्टर एंथनी नवीद, डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली। यानी नाज़रीन, ये कहना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में 4 अफराद जो मुसलमान नहीं, हमने उनको वजारतें दी हुई हैं प्रोविंस में, फेडरल में, लेकिन भारत जो नाम नहाद जमहूरियत का दावेदार है, उसने एक भी मुसलमान को कभी अपनी वजारत के ओहदे पर आज नहीं दिया। ये घिनौना चेहरा है भारत मोदी आपका। और अब बात करते हैं मुसलमानों की और जंग की। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही। कल इंशाअल्लाह ताला फिर फेस टू फेस में 7:03 पर मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।